भारत माता एक ऐसी पवित्र धरती जहाँ पर हजारों सालों से मानवीय सभ्यता फलती फूलती आई है, जिसकी गोद में जन्मे हजारों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती की गरिमा को बनाए रखा है। स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की यशोगाथा के पंख अपने मुकुट में सजाए हुए यह भारत माता अपने सपूतों में बलिदान और साहस भरती है। तो दोस्तों, इतिहास की उसी कड़ी को फिर से जोड़ते हुए हम जिक्र करते हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत का जो अपनी उपाधि को सत्य साबित करते हैं। वे अपने प्रखरवादी राष्ट्रीय विचारों से करोड़ों भारतीयों में आज भी साहस भरते हैं और जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज सरकार के मन में भय पैदा हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर की। जी हाँ, वीर विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व या यूं कहें कि एक ऐसा विचार जिसके कई सारे पहलू हैं। इन्हें आप प्रखर वकील, चिंतक, सिद्ध हस्तलेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी, राजनेता या फिर इतिहासकार भी कह सकते हैं। वीर विनायक का जन्म 28 मई 1883 में नासिक जिले के भगोर गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। उनके दो भाई भी थे, गणेश या फिर उन्हें बाबा राम भी कहा जाता था। दूसरे भाई का नाम नारायण था। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नैनाबाई था। जब विनायक महज 9 साल के हुए तब हैजे की बीमारी के चलते उनकी माता का देहांत हो जाता है और उसके 7 वर्ष बाद 1899 में लय महामारी के चलते उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद इनके बड़े भाई परिवार के पालन पोषण का कार्य संभालते हैं। इस दुख की घड़ी में उनके बड़े भाई के व्यक्तित्व का गहरा असर विनायक पर पड़ता है। सन 1901 में विनायक नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। इसी साल उनका विवाह यमुनाबाई के साथ हो जाता है। सन 1902 में विनायक पुणे के परमिशन कॉलेज से बीए करने जाते हैं और उसी समय शुरुआत होती है कभी न रुकने वाले एक क्रांतिकारी दौर की। पुणे में वे अक्सर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भाषण दिया करते थे और उनके राष्ट्रवाद से लबालब भरे विचारों को सुनकर कई लोग उनके तरफ आकर्षित होते थे। उन्होंने 1904 में पुणे में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन गठित किया था। भारत की आजादी ही इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका निश्चय करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सन 1906 में विनायक अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले जाते हैं। तिलक जी के अनुमोदन पर उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिलती है और उसी समय उनके कहानी और लेख प्रकाशित होते हैं। वे रूसी क्रांतिकारियों से उस समय बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। सन 1907 इस साल 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 साल पूरे हो चुके थे। इस अवसर पर विनायक ने लंदन के इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वतः ही जयंती मनाई। इस वक्त वे अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करने में लगे हुए थे। सन 1908 में वह इस विषय पर गहना अध्ययन एवं चिंतन कर अपनी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 इस किताब का लेखन पूरा करते हैं। कांग्रेस सरकार 1857 की इस घटना को भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम मानने को तैयार नहीं थी। वह उसे सिपाहियों का विद्रोह मानती थी। वीर सावरकर को अपनी किताब का मुद्रीकरण करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर किसी प्रकार गुप्त रूप से उन्होंने हॉलैंड से अपनी किताब का प्रकाशन किया और अलग अलग नामों से इस पुस्तक को भारत में पहुंचाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों सावरकर की इस किताब को भारतीय युवा गीता की तरह पूछते थे। सावरकर के प्रभावी विचारों ने पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति दे दी थी। लेकिन तभी उस समय सावरकर के करीबी मित्र तथा अभिनव भारतीय संगठन के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारतीय सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके समर्थन में सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा
जिसके चलते 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और जब लंदन से उन्हें भारत लाया जा रहा था तब उन्होंने जहाज से भागने की एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्हें फ्रांस के बंदरगाह पर रुके अपने जहाज से छलांग लगानी थी और तैरते हुए किनारे तक पहुंचना था और वहां से उनके मित्र उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। योजना के तहत सावरकर ने जहाज रुकते ही पानी में छलांग लगा दी। हड्डी जमा देने वाले ठंडे पानी से तैरकर वे किसी तरह किनारे तक पहुंचे, लेकिन मित्रों के आने में देरी होने की वजह से उन्हें वापस गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने वीर सावरकर के देश के प्रति समर्पण का परिचय दिया था। इसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विश्व के इतिहास में पहली बार किसी क्रांतिकारी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी के साथ नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने के जुर्म में उन्हें अप्रैल 1911 में काले पानी की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेल्यूर जेल में भेजा गया। महावीर सावरकर को कड़े परिश्रम और मरने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल्लू में बैल की जगह जोतकर सरसों और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। रुकने पर कोड़े से पिटाई की जाती थी। ऐसे मुश्किल और दर्द भरे समय में भी वीर सावरकर ने अपने दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम को कविताओं के रूप में शब्दबंद किया था। उन्होंने कोयले से जेल की दीवारों पर अपनी रचनाएं लिखी और आज भी अंडमान की उस जेल में उनकी लिखी रचनाएं पढ़ने को मिलती है। सन 1920 में सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक जी के कहने पर और विद्रोह न करने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1921 में अंडमान से मुक्त करके उन्हें वापस रत्नगिरी के सेल्यूर जेल में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में व्यतीत मुश्किल वक्त को उन्होंने अपने अंदर की प्रतिभा को जगाए रखने में व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व पर अपना स्रोत ग्रंथ लिखा। उन्होंने हिंदुत्व की अपनी अलग परिभाषा बनाई। वह गाय को माता एवं भगवान मानने से इनकार करते थे, हिंदू धर्म के जाति भेद को अस्वीकार करते थे और सभी मानव समान हैं और उनको समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा हिंदू हो सकता है। इतनी साफ साफ उन्होंने हिंदू की व्याख्या की और उन्होंने 1931 में मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना की और समस्त हिंदुओं के लिए दर्शन के दरवाजे खोले। सन 1937 में वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद वे फिर से 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। भारत की आजादी को प्राप्त करने के विचारों एवं माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर में प्रचंड मतभेद थे। इसी मतभेद के चलते 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई गांधी जी की हत्या का दूसरा आरोप सावरकर पर भी लगा, लेकिन कोर्ट को वीर सावरकर के प्रति सबूत न मिलने की वजह से उन्हें रिहा करना पड़ा। भारत को आजादी दिलाने के बाद 1952 में उन्होंने पुणे में एक विशाल सभा का आयोजन कर अभिनव भारत संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति का कारण भंग कर दिया। सन 1957 में नई दिल्ली में आयोजित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे प्रमुख वक्ता रहे। सन 1965 में उन्हें तेज जवर ने घेर लिया और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। सन 1966 में उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और उपवास करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1977 में वीर सावरकर अपनी अंतिम सांस लेकर भारत माता से अलविदा कहते हैं। दोस्तों, ऐसे वीर क्रांतिकारी का संपूर्ण जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। वीर सावरकर को अपना सपूत कहने में भारत माता गौरव महसूस करती है। भारत माता स्वयं उन्हें अपना रत्न मानती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से भारत रत्न पुरस्कार मिले। जय हिंद, जय भारत।